नमस्कार, इंटरव्यू इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंकर विनय कुमार वर्मा। मिलते हैं आज की हमारी गेस्ट चंदौली बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष, CWC की अध्यक्ष आदरणीय आराधना गुप्ता जी से। नमस्ते आराधना जी। नमस्कार विनय जी। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंटरव्यू इंडिया चैनल में। आज हम सब लोग आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे। उसमें सबसे पहला, आज आपको बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। आराधना जी, आप महिला हैं और चेयरपर्सन है CWC चंदौली की। यह महिला दिवस पर हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। आराधना जी, हमें ये बताइए कि आपका पढ़ाई लिखाई और बचपन कहाँ बीता है? मेरा जन्म बुंदेलखंड के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट भरुआ सुमेरपुर एक छोटे से कस्बे में हुआ और मेरी शिक्षा इंटर तक मैंने भरुआ सुमेरपुर से किया। फिर जिला हमीरपुर पड़ता है। फिर BA मैंने हमीरपुर जिला महिला डिग्री कॉलेज से किया और साथ में मैंने उर्दू से भी। अच्छा, शादी कब हुई आपकी? मेरी 97 में शादी हुई। उसके बाद आप ये मुगल सराय दीनदयाल नगर में रहने लगी। आराधना जी, ये CWC में आप कैसे पहुंची? क्या आप यही बनना चाहती थी या आपके जीवन में कुछ और सपने थे करने के लिए? मेरे जीवन में मैं टीचर बनना चाहती थी। मेरी बुआ जी प्रधान अध्यापिका थी और मेरी एक भाभी हैं, वो भी प्रधान अध्यापिका हैं। मेरे 2 भाई हैं। एक सबसे बड़े वाले भाई बहुत पहले गुजर गए थे। मेरी भाभी कक्षा 8 तक ही पढ़ी थी, शायद ना भी पढ़ी हो। पर फिर मेरे पिताजी ने उन भाभी को हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, BTC, B.Ed करा करके उनको टीचर बनाया। तो क्योंकि हमारे घर में शुरू से शिक्षा का माहौल रहा और पिताजी भी चाहते थे कि मेरी बच्चियां पढ़ लिख जाएं। हम लोग 6 बहनें थे, सबको उन्होंने पढ़ाया। तो शुरू से दिमाग में टीचर बनने का था। चूँकि फिर पिताजी अस्वस्थ रहने लगे, जल्दी हम लोगों की शादी हो गई, तो वो सपना पूरा नहीं हो पाया। पर कहीं दिमाग में था कि समाज के लिए कुछ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में करें या सामाजिक कुछ क्षेत्र में करें, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ करने का दिमाग में था। तो 2004 में मेरी एक बड़ी बहन है और मेरे जिया जी का मर्डर हो गया। तो उनके सहयोग के लिए हम लोग यहाँ से दीदी के पास चले गए। उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो बाल कल्याण समिति में और भी अन्य सोशल वर्कर से जुड़ी थी, सोशल सेक्टर में काम कर रही थी। तो मैंने भी उनके साथ मिल करके बहुत सोशल वर्क किया। स्लम एरिया में जाकर हम लोगों ने बहुत महिला हिंसा पर काम किया। यहाँ CWC में कब आई? 2016 में मैंने यहाँ पर CWC को ज्वाइन किया। चूँकि जब नया यहाँ पर नियुक्तियाँ हो रही थी तो दीदी ने मेरी कहा कि तुम उसमें, तुम्हारे पास शिक्षा है, योग्यता है, कार्य का अनुभव है और तुम्हारे मतलब रुचि भी है इसमें, तुम करना भी चाहती थी, समाज से जुड़ना भी चाहती थी। तो मैंने भर दिया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। करीब 1 साल प्रोसेस में लगा आने में। मेरी नियुक्ति अध्यक्ष पद पे हुई यहाँ पर। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति एक बिजनेसमैन है। और घर में बच्चे? मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा। एक वर्किंग वीमेन है आप जी। घर भी देखना है और बाहर का भी ये काम करना है, कैसे मैनेज करती हैं? सर, अगर करने की इच्छा हो, आपको इच्छा है, करने की लगन है, तो सब संभव है। जब तक आप दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। मैनेज करना तो थोड़ा व्यस्तता होती, भागदौड़ होती है, पर अगर आप करना चाहें तो सब मैनेज हो जाता है। जी, CWC में बहुत सारी लड़कियां अक्सर आप लोगों को स्टेशन पे या कहीं से भागी, भगाई गई, खोई पाई, सब तरह के लड़के लड़कियां दोनों मिलते हैं। कई तरह के अनुभव होंगे आपके पास, महिला और महिलाओं से जुड़े हुए अनुभव होंगे आपके पास। कोई ऐसी घटना जो जिसको जानने और सुनने के बाद निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो गया हो, ऐसी कोई अगर संस्मरण आपके दिमाग में हो तो बताएं। सर, एक बहुत दिल को हिला देने वाली घटना है। मैं आपको बताऊं कि झारखंड से एक बच्ची आई थी हमारे पास और वो रेलवे चाइल्ड लाइन को मिली। उन्होंने CWC को प्रस्तुत किया और वो बच्ची इतनी डरी हुई थी
कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो चूंकि मेरा मनोविज्ञान सब्जेक्ट रहा है, मैंने स्वयं उसको काउंसलिंग की 2 बार, 3 बार, 4 बार। बहुत छोटी थी, मुझे लगता है कि 10-11 साल की बच्ची रही होगी। चूंकि झारखंड, बिहार काफ़ी पिछड़ा इलाका है, बहुत शिक्षा से कटा हुआ है। मैंने उसको 2 दिन लोगों को बोला चाइल्ड लाइन में रखने के लिए, आप रखिए, उसका थोड़ा डर खत्म हो, काउंसलिंग करिए। मैंने काउंसलिंग की। जो काउंसलिंग से निकल करके आया वो एक दिल को दहला देने वाली घटना थी। उस बच्ची के साथ उसका भाई ही गलत करता था, और जब उसका भाई और उसका, जब हम लोगों ने सूचना दी तो उसका भाई, वही भाई और उसका माँ जब लेने आई तो वो बच्ची चेयर टेबल के नीचे घुस गई भाई को देख करके। फिर हमने कहा कि हमें कुछ हुआ शंका। फिर मैंने अपने आवास में उस बच्ची को बुलाया, पर्सनल उससे काउंसलिंग की, उसको माँ को बुलाया। वो बच्ची घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, मैं घर नहीं जाऊँगी। फिर हमने उसके पिता को बुलाया। हमने कहा, चूंकि उस लड़के ने, बच्चा था, उसने भी अपनी गलती मानी। माँ ने कहा कि मुझे समय नहीं था कि मैं देखूं क्या होता है। हमने कहा कि हम इस शर्त पे उसको, बेटी को आपके पास भेजेंगे, वरना ना हम इसको होम में भेज देंगे, कि अगर आप इस बेटे को इस बेटी से अलग कर दें। तो उसका पिता कलकत्ते में काम करता था। उसका पिता बोला कि हमने पूरा से स्टाम्प पे लिखवाया, और उसके बाद हम लोगों ने कई बार काउंसलिंग उसको यहाँ से फॉलो भी किया, भेजा भी। वो पिता फिर वो अपने बेटे को ले करके पहले चला गया, तब वो बेटी और उसका मामा, वो लोग लेकर, मामा बोला कि इसको मैं अपने पास रखूँगा। तो कई बार ऐसी ही घटनाएं होती हैं कि अपने ही घर पर ही छेड़छाड़ी होती है, जो बच्चे स्वयं नहीं बता पाते, वो जीवन पर्यंत उनके साथ चलता ही रहता है। कई फिल्में भी आई हैं इस पर, कई फिल्मों में भी इस इशू को दर्शाया गया है कि घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। आखिर जो महिलाओं के साथ ये चीज़ें होती है, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बात कर रहे हैं। 1914 में भी महिलाएं सड़क पर उतरी थी, और क्लारा जेटकिंग के द्वारा महिला दिवस मनाने की प्रस्ताव दिया गया। उस समय महिलाओं का जो मूल मकसद था, जो महिला दिवस मनाते हैं हम लोग, वोटिंग का अधिकार, वर्किंग टाइम और इक्वल सैलरी का जो उनके डिमांड्स थे। बाद में विश्व के कई देशों ने उसको स्वीकारा। आराधना जी, आपको क्या लगता है कि आज महिलाओं की क्या स्थिति है पूरे देश में? सर, हम लोग महिला दिवस तो मनाते हैं, पर जो स्थिति मुझे लगता पहले थी वो आज भी है। प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब के लिए, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें, जॉब के लिए जाते हैं तो जो सैलरी एक पुरुष को मिलती है वो महिला को नहीं मिलती। गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ दें, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही होता है, प्राइवेट में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, कि आप, उन्हें अपनी कंपनी की ज़्यादा चिंता होती है। वो ये पूछते हैं कि आप घर और ऑफिस संभाल लेंगी, इतना टाइम 9 to 5 में है, आप दे पाएंगी, कैसे कर पाएंगी, कैसे मैनेज करेंगी? ये पहला सवाल होता है। ये सवाल तो आपने पुरुष से नहीं किया, ये एक महिला से क्यों पूछा जाता है कि आप, जबकि हो सकता है कि वो महिला एक पुरुष से ज्यादा काम करे। लेकिन आज तो बहुत सारे कंपनियों में, सरकारी भी कंपनियों में महिला दिखाई पड़ती हैं, पर्याप्त उनको उसमें पार्टिसिपेशन मिल रहा है। एक चीज जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव, जो अभी आपने भी कहा, महिला और पुरुष के साथ भेदभाव उन जगहों पर होता है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव हमारे घर से ही शुरू हो जाता है? ये तो आर्थिक स्थिति मतलब जॉब की थी, और बाकी जो भेदभाव है वो तो लड़की के जन्म से ही शुरू हो जाता है। लड़की जन्मी, हमने मान लिया, हम तब से ये दिमाग में बैठ जाता है कि लड़की तो पराये घर की है, इसे लड़के के जैसा शिक्षा नहीं देना, या लड़के के जैसा खाना पीना नहीं देना। मैं कई बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों से भी मिलती हूँ, उनकी यही बात होती है कि कहते हैं कि अरे लड़के को डीपीएस में पढ़ा रहे हैं, लड़की को अन्य किसी स्कूल में डाल दे रहे हैं, अरे लड़की कमाएगी तो दूसरे घर का होगा, लड़का कमाएगा तो अपने घर का होगा। ये सोच अगर हम शुरुआत से ही लेके चलेंगे तो समाज कैसे आगे हो, कैसे बराबरी का दर्जा आप दे रहे हैं? एक बार आप कहते हैं कि महिला कंधे से कंधा मिलाकर चले बराबर, और हमें अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं, तो खुद बदलना होगा पहले।
महिलाएं कम भी हो रही हैं। लड़कियों को भ्रूण हत्या के माध्यम से जो सेंसेक्स है वो 1000 पर 918 का सेंसेक्स है। बड़ी तेजी से लड़कियां घट रही हैं, क्या वजह इसका है? बिल्कुल घट रही है। ज्यादातर आप केस देखेंगे तो 2 लड़के 1 लड़की, तो 1 लड़के की संख्या तो पहले से कम है, तो वो कहाँ जाएगी? तो उसके घटने का कारण जो आज समाज में दहेज है, घरेलू हिंसाएं है, मारपीट है, कुछ घटनाएं देख करके कुछ महिलाएं उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया है कि लड़कियों या इतना हम दहेज नहीं दे पाएंगे, 1 लड़की है तो ठीक है। पर यही सोच हमें बदलनी है। वंशवाद का भी एक जो बात है कि बेटा ही विरासत को आगे बढ़ाएगा, बेटी नहीं बढ़ाएगी। इस नाते भी हर किसी को, हर परिवार को बेटों की ज्यादा आस रहती है। जी, बल्कि जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना बेटा बेटी करती है दोनों परिवार के लिए, माँ के लिए, माँ पक्ष के लिए, ससुराल पक्ष के लिए, बल्कि बेटा वो नहीं कर पाता है जो करना चाहिए उसको, पर बेटी दोनों तरफ करती है। हमारी सोच पर और हमारे पालने पर यह निर्भर करता है कि हम अपनी लड़की को कैसा बना पाते हैं। सपोज दैट अगर हम लड़कों को ये शिक्षा दें कि आप लड़की को के बराबरी कि घर पर ही हम ये सोचते हैं कि लड़की को अच्छा खाना दें, अच्छा पीना दें। अगर हम छोटे से ही बच्चे को ये सिखाएं कि तुम्हें अपना काम स्वयं करना, लड़की से तो हम कहते हैं कि ये भाई की थाली उठा के रखाओ या पानी ले आओ भाई के लिए, पर हम भाई से कभी ये नहीं कहते हैं कि जाओ बेटा ये बर्तन तुम बहन के हैं उठा कर रखाओ, या बहन के कपड़े उठा लाओ, या बहन के कपड़े फैला दो, बहन के कपड़े प्रेस कर दो। ये शिक्षा हम लड़कों को नहीं देते। इसका मतलब कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं घर में छिपा हुआ है। जी, घर में छुपा हुआ, और महिलाओं के दिमाग में चूंकि उनको यही चीज बचपन से सिखाई गई है और वो ये चाहती हैं, या उनके दिमाग में बैठ गया है कि लड़कियों के लिए सिर्फ यही काम है और यही काम है। उनको सिर्फ ये सोच तभी बदल सकती है जब शिक्षा उनको प्रॉपर मिले, और शिक्षा तब तक ना हो, सिर्फ डिग्री ना हो। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री ना हो, शिक्षा से मतलब है कि आपकी सोच, ज्ञान भी हो, सोच को आप। आराधना जी, ये पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है और बड़ी तेजी से लड़कियां पढ़ाई भी कर रही हैं, लगभग सभी क्षेत्रों में वो आगे भी बढ़ रही हैं। हर साल रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ लड़कियां ही टॉपर निकलती हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर लड़कियों का आगे दिखाई पड़ता है रहना। आप ये बताइए कि इस विकास के दौर में अभी लड़कियां या महिलाएं या नारी कहाँ खड़ी है, पुरुष प्रधान समाज में कहाँ खड़ी है? क्या आपको लगता है कि अब पुरुष और महिला दोनों साथ साथ आगे बढ़ रही हैं, या अभी भी आपको कहीं ना कहीं पुरुष के तुलना में महिलाएं काफी पीछे हैं, ऐसा लग रहा है? क्या लगता है? शहरी क्षेत्र को छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं तो अभी भी बहुत पीछे हैं। वो पुरुष घर का प्रधान होता है, जो भी कार्य होगा पुरुष की हाँ में हाँ मिला के उन्हें करना, तो महिला से कोई राय नहीं ली जाती। ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ दे तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा महिलाओं से भेदभाव है, या शिक्षा का अभाव है, या पुरुष उस लायक नहीं महिला को समझता कि इससे राय ली जाए, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या शादी ब्याह के क्षेत्र में हो, या आर्थिक क्षेत्र में हो। वो अपने मन का चलाता है। और आज के सामने आपके उदाहरण है कि गांव में महिला अगर प्रधान भी है या सभासद भी है तो पुरुष केवल महिला नाम की दस्तखत करती है, सारे डिसीजन पुरुष लेता है, जबकि उसका कहीं कोई नाम नहीं है। प्रधान महिला है, सारे काम पुरुष को करना। उसको आंख बंद करके कह देता है यहाँ मोहर लगा दो, यहाँ दस्तखत कर दो। उसको पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, क्या डिसीजन है, क्या फाइल है, क्या, बस साइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। उसे पता नहीं कि ये मुझे डिसीजन लेना, मेरे हस्बैंड को नहीं लेना। शिक्षित भी महिलाएं ऐसा करती हैं, लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं उनको ऐसा महसूस होता है, इनसिक्योरिटी का फीलिंग होता होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो विवाद हो जाएगा। जैसे एक विषय है घरेलू हिंसा, घरों में पति पत्नी के बीच में झगड़ा, या परिवार के लोगों के बीच झगड़ा, या इधर डाइवोर्स के केसेस, सेपरेशन के केसेस बहुत बड़े हैं। शादी हुई, लड़की गई और दोबारा या तिबारा उनके बीच सेपरेशन हो गया, फिर डाइवोर्स के केस चलने लगे कोर्ट में। क्या कारण समझती हैं ये जो आज सेपरेशन या डाइवोर्स की स्थितियां अधिक उत्पन्न हो रही हैं? इसके पीछे की क्या वजह लगता है?
अगर परिवार में स्थिति देखें, अगर आप बहु फैमिली में है, परिवार में है, तो अगर आपका पति से कोई अनबन है या किसी बात पे है, अगर आपकी सास या ननद अच्छी है तो वो अपने बेटे को भी समझाएगी, बहू को भी समझाएगी और चाहेगी कि हमारे बेटे बहू का परिवार बना रहे, झगड़ा ना हो और अलगाव की स्थिति ना आए। कहीं कहीं तो बहुत आसानी से केस सुलझ जाते हैं, कहीं कहीं जैसे कहा गया है कि महिला महिला की ही दुश्मन है, तो कई बार ये भी केस देखने में आते हैं कि परिवार में अलगाव का कारण एक महिला भी हो जाती है। उनकी सास के कहते हैं कि बेटा के माँ के कहने पे चलता है या बहन की बात मानता, हमारी बात नहीं मानता। बहुत सारे अन्य कारण हैं, कुछ अन्य कारण ईगो भी है कुछ महिलाओं में। एक चीज़ ये माना जाता है कि जो महिला पढ़ लिख लेती है या नौकरी करती है या कोई धंधा काम बिजनेस कोई भी संभाल रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पैर पे खड़ी होती है, स्वावलंबी होती है। वो वहाँ शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं है। महिला का परजीवी होना, पति पर निर्भर होना, सास ससुर पर निर्भर होना, कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योर करता है कि इनकी हर बात माने या उनके बीच में जैसे वो कहते हैं वैसे चले। अगर थोड़ा भी विरोध करेंगे तो हमें अलग कर दिया जाएगा और हमको भोजन वगैरह सर्वाइवल हमारा कठिन हो जाएगा। क्या ऐसा है? हाँ जी, ये बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है तो माँ या परिवार वाले लड़की को यही शिक्षा दे के भेजते हैं कि बेटा अब तो वो तुम्हारा ही घर हो गया, जैसे भी हो तुम्हें उसी घर में निभाना है और सबका कहना मानना। तो डोली में बैठते ही लड़की को यही सिखाया जाता है कि बेटा सहना, चुप रहना, और वही तुम्हारा घर है, अब इस घर से तुमको कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस तरह की घटनाएं अगर घरेलू हिंसा के मामले में या प्रताड़ना होती है तो वो महिला सोचती है कि अब तो मेरा यही घर है, मेरा कोई घर नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो जीवन माँ की तरफ से खत्म हो गया, अब तो जो भी है अच्छा बुरा मुझे यहीं गुजारना है। तो क्यों हम ये लड़की से नहीं कहते कि बेटा हमने अच्छा तुम्हारे लिए वर चुना है, अपने देख करके आर्थिक स्वावलंबन, इसका मतलब अगर महिला आर्थिक स्वावलंबी है तो उसके साथ शोषण कम हो सकता है। बिल्कुल कम हो सकता है। अगर आप शोषण होता है, अगर आपके परिवार में मायके पक्ष में अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं, अगर आप मजबूत हैं तो आप को स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती है। वो सोचती है कि मैं अपना जीवन यापन कर सकती हूँ, मुझे ये घरेलू हिंसा सहने की जरूरत नहीं है। आपने भी कुछ देर पहले राजनीति की बात की थी, जिसमें अगर महिला कोई किसी भी पद पर महिला हो तो उसके पुत्र, पिता या परिवार के अन्य सदस्य हस्ताक्षर कराते हैं या अपने ढंग से चलाते हैं। नारी आरक्षण का मुद्दा बहुत दिनों से लटका हुआ है। आज तक नारी आरक्षण का मुद्दा एकदम से पास नहीं हो पाया है। क्या लगता है आपको, क्यों रोका गया है? तमाम मुद्दे आज पास हो जा रहे हैं, पारित हो जा रहे हैं, लेकिन संसद में ये चीज़ें क्यों नहीं पारित हो रही? वही पुरुष प्रधान है, महिलाएं संसद में कम है, वोटिंग होती है तो वो जो चीज़ें हैं पुरुष के हाथ में है। महिलाएं अगर शुरू से ज़्यादा होती तो महिला के पक्ष में सपोर्ट में जाता, तो वो इसलिए नहीं हो पा रहा है, जबकि होना चाहिए। जो आज महिला दिवस के हम लोग 8 मार्च को मना रहे हैं, वर्षों से इसी बात के लिए मना रहे हैं, बराबरी का दर्जा, कहाँ वो महिला दिवस मनाने का क्या मोटिव हुआ? कोई पूरा तो हुआ नहीं, क्योंकि बराबरी में महिलाएं आए नहीं। आज भी बहुत ग्रामीण क्षेत्र या नगर पंचायत छोड़ के महिलाओं की सीट आरक्षित है, वहाँ नहीं आरक्षित है, आरक्षण लागू नहीं हुआ, महिलाएं पहुँच नहीं पाती हैं महिलाओं से संबंधित। एक मुद्दा ये है आराधना जी, जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ दुराचार के केसेस ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे लोग नसीहत देते हैं लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, लड़कियां ऐसे कपड़ा पहन करके चलती है, इसीलिए लड़के जो है करते हैं। इस तरह के बहुत सारे नेताओं ने और बहुत सारे लोगों ने कहा है। आपको क्या लगता है, उनका कथन जायज़ है या एक तरफा है? बिल्कुल एक तरफा है। एक तरफ हम टीवी फिल्मों में तो खूब पसंद करते हैं, देखते हैं, डांस देखते हैं, शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा देखते हैं। अगर खुद की बच्ची अगर वो भी तो लड़की है, पहन के निकल रही है ना, तो हम क्यों तब हम क्यों नहीं उस चीज़ को मना करते, क्यों नहीं देखते हैं? और हमारी घर की लड़की पहन के निकल रही है तो हम उसको मना करते हैं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो।
क्यों हम अपने बच्चों को नहीं मना करते, क्यों हम अपने लड़कों को नहीं मना करते कि बेटा जो तुम्हारी लड़की है या तुम्हारी बहन है उसी तरीके से दूसरी की बहन और लड़की को देखो, छेड़छाड़ ना करो। लड़की जाती है तो हम 10 बार उसको समझाते हैं कि बेटा टाइम पे आ जाना, रात ना होने पाए, कहाँ जा रही हो, फ़ोन नंबर दे दो, किसके पास जा रही हो। लड़का जाता है, हम कोई सवाल नहीं पूछते उससे। अगर हम आपसे एक वाक्य में पूछें, एक या 2 वाक्य में अगर आप बताएं, महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है? महिलाओं की स्थिति में सुधार, पहले तो शिक्षा, दूसरा स्वयं महिला ही स्वावलंबन, और महिला ही महिला की स्थिति को सुधार सकती है। बहुत सुंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा सभी महिलाओं को यही संदेश होगा कि एक महिला का पूरा सपोर्ट करे। अगर महिला का सपोर्ट करेगी तो समाज सशक्त होगा, महिला नारी शक्ति बढ़ेगी। और सबसे बड़ी है कि शिक्षा, आप शिक्षित हो, बेटियों को पढ़ाएं। अगर आपकी बहू है तो उसको पढ़ाएं, बेटी बहू में फ़र्क ना करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप बेटी बहू में फ़र्क ना करें। बहुत सुंदर। शिक्षा और स्वावलंबन, महिलाओं के ये 2 हथियार बन सकते हैं। शिक्षित होकर के और स्वावलंबी होकर के वो खुद को शोषित होने से बचा सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं और समाज में अपने आप को मनचाही स्थिति में स्थापित कर सकती हैं। ऐसे कुछ विचार दिए हम लोगों के बीच आई CWC के चेयरपर्सन आदरणीय आराधना गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो ये रही आदरणीय आराधना गुप्ता जी, जिन्होंने विस्तार से नारी समाज के बारे में, नारी सोचती क्या है, समझती क्या है और नारी को क्या करना है, इस पर आपने अपना विचार दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।